See, collaboration, when we think as a startup in our journey, distribution always remains a challenge. तो जब हमारे पास product या service नहीं होता, at that time we are thinking that okay, if I'm able to set up this service or if I'm able to build this product, life will change. And then we build the service of the product. And then we realize that, oh, we need to market this and we need to sell this. And then we feel that okay, once people start searching for it, people start looking for it, this becomes a mainstream product or a service. That day our life will get sorted. And then we realize that actually marketing or sales is nothing but to build distribution. जैसे for example हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसकी वैल्यू ये नहीं है कि वो साबुन अच्छा बनाता है, उसकी सही वैल्यू ये है कि उसका साबुन उन दुकानों पे अवेलेबल है जिन दुकानों तक मोटरेबल रोड नहीं जाती. एंड वो चैलेंज जो है वो अच्छी साबुन बनाने से भी बड़ा चैलेंज है. एंड ये बात आपको साबुन बनाने के बाद समझ आती है. तब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा, इन कंपनीज की रियल वैल्यू इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन इतनी सॉलिड है कि अब ये टूथपेस्ट बेचते हैं या साबुन बेचते हैं या दाल आटा चावल बेचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स द सेम पाइप दैट बिल्ड्स एवरीथिंग. एज अ स्टार्टअप जनरली जब हम उस स्टेज पे आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब इसको फैलाएं कैसे, अब इसको बढ़ाएं कैसे, कॉन्टिन्यूस बिजनेस कहां से लाएं, तब हमें लगता है कि अच्छा, ये अपनी छोटी गाड़ी को किसी बड़े शिप के साथ अटैच कर लेते हैं. कभी कभी हमें यह भी लगता है कि अपनी छोटी गाड़ी को एक बाजू वाली छोटी गाड़ी के साथ अटैच कर लेते हैं. एंड मैं इन दोनों का आंसर देता हूं कि एग्जैक्टली वाई एंड वाई नॉट ऑफ इट. You can call it collaboration, you can call it partnership, some people call it channel partnership, reseller partnership, promotional partnership. पहले इस केस को लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी किसी बड़े प्लेयर के साथ अगर लगा लें तो वो क्यों नहीं चलता most of the times. See, the problem is that you have to understand one thing in life. दुनिया में कोई भी बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस की मदद करने के लिए नहीं बना है, उसका नुकसान करने के लिए भी नहीं बना है. हर बिजनेस के पास अपना एक KPI है, अपना एक KRA है, और वो अपने बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है. दैट मीन्स अगर रास्ते में वो किसी की मदद करता है या किसी के साथ कोलैबोरेट करता है तो वो सिर्फ एक कारण से कर सकता है, और वो सिर्फ एक कारण है, और वो एक कारण ये है कि किसी कोलैबोरेशन से या किसी पार्टनरशिप से उसके बिजनेस को वो वैल्यू मिलती है जो वो अपने बिजनेस के लिए डायरेक्ट वैल्यू चाहता है. और ये दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. वैल्यू मिलती है इज वन पार्ट, एंड वो वैल्यू एग्जैक्टली अलाइंड होनी चाहिए उस बिजनेस के कोर के. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक होटल है, 5 स्टार होटल है. आप वहां जाते हैं और आप उनको बोलते हैं, साहब मेरे से कोलैबोरेट कर लीजिए, मैं आपको रेवेन्यू दूंगा. कैसे होगा? मतलब जी, मैं आपकी लॉबी के बाहर दुकान लगा लेता हूँ और मेरा जो सामान बिकेगा उसका 30% रेवेन्यू आपका. देयर इज अ वेरी हाई चांस कि होटल आपको भगा दे. वेरी वेरी हाई चांस. एंड आप सोचते रहोगे कि यार लॉबी खाली पड़ी है, इसको पैसे चाहिए, मैं तो दे ही रहा हूं, मान क्यों नहीं रहा है? फिर आप क्या करते हो? आप ढूंढते हो कोई जुगाड़, कोई रिलेशनशिप, कोई जानता है क्या होटल में किसी को, और आप ऐसे ही राउंड एंड राउंड घूमते रहते हो. कभी कभी जानकार मिल जाता है और उसके बाद भी आपका काम नहीं होता. प्रॉब्लम यह है कि अब आप उसी होटल के पास जाओ और आप उसको जाके बोलो कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूं और मेरे साथ कोलैबोरेशन करके आपके रूम बिक जाएंगे. 1 मिनट में आपको मीटिंग भी मिलेगी, आपसे कोई बात भी करेगा, और अगर आपकी बात 10% भी लैंड कर रही है ना, ऑन अगेन. क्यों? क्योंकि पैसा तो आप होटल को वो लॉबी में अपनी दुकान लगा के भी दे रहे थे, पर होटल का कोर क्या है? होटल के बिजनेस की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू सेल रूम नाइट्स. एंड एनीबडी हु कोलैबोरेट्स विद देम, इफ मेक्स श्योर दैट होटल्स target of room nights is getting achieved, hotel is your friend. Any revenue is not good revenue is the point I'm making. Right? Just because you are giving them money doesn't mean that they'll take it, because magnitude से ज़्यादा quality की भी एक बात है. कभी कभी आप किसी होटल को जाके बोलोगे, जैसे वो एक I don't know if you know lastminute.com करके एक वेबसाइट है. किसी भी दुनिया के आप शहर में जाएं
और लास्ट मिनट अगर आपको एक रूम बुक करना हो तो वो बड़े बड़े लार्ज होटल्स पे बिल्कुल लास्ट मिनट डील चलाते हैं. कभी कभी 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट पे रूम मिल जाता है इन द सेंटर ऑफ द सिटी, टॉप 5 स्टार. अब लास्ट मिनट वाला जो है वो होटल को कम रेवेन्यू दे रहा है ना, देखा जाए तो इट्स पीनट्स, राइट? 80% डिस्काउंट को रेवेन्यू थोड़ी होता है, बट इट स्टिल इज गिविंग अ टिक टू दी कोर वैल्यू प्रॉप, कोर बिजनेस मॉडल. पर आपको ये पूछना चाहिए या आपको सोचना चाहिए कि यार हम जब 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया शोरूम्स होते हैं उनकी लॉबी में, कभी कभी मोस्ट ऑफ देम शॉल्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, jewelry. These are quite popular in hotel lobbies. ये तो रूम नहीं बेच रहा और ये तो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है, तो होटल फिर इसको क्यों दे देता है? क्योंकि फिर ये उसको सेकेंडरी वैल्यू, तो होटल का सेकेंड वैल्यू टिक बॉक्स क्या है? अपने गेस्ट को खुश करना, अपने गेस्ट को ये फील कराना कि ये होटल बहुत अच्छा है, यहां रहने से मेरे को कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है, एंड आई वुड लव टू स्टे हियर अगेन, सो वी नीड टू फाइंड अ लॉट ऑफ रीजंस. उसके लिए क्या करता है होटल? रेस्टोरेंट्स खोलता है. उसके लिए और क्या करता है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करता है, हाई टी कराता है, सिंगर बुलाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है. वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डू इज दैट दे विल गिव यू अ शॉप इफ यू कैन मेक अ केस, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं माल बेचूंगा आपको पैसा दूंगा. Instead of saying that, if you are able to convince them that the stuff that I'm selling is going to add value to your customer's life, your customer is going to feel happy that, oh wow, I was staying at, just for example, I was staying at Rambagh Palace in Jaipur. The Rambagh Palace is noteworthy because they just got awarded the #1 hotel in the world in hospitality. And Rambagh Palace mein one of the highlights for me was one of their gems and jewelry shop. And I'm not a gems and jewelry person. But when my mom entered that shop, I realized that this guy was selling gemstones, which were basically lava stones, which was a particular type of stone, I think, which is only, found in some, like, few mines in Africa. And I think वो लावा से बनता है, तो I don't know if it's Africa or not. I don't remember now. It was actually quite brilliant. And I had a chat with that guy. And if you talk to me today, in my mind, Rambagh Palace has at least 15, 20 shops inside, inside the palace. No matter how exorbitantly priced they may be, but I can bet that all of them are absolutely state-of-art stuff. You can find cheaper stuff, maybe somewhere in Jaipur, but you'll have to make an effort, right? So when I was talking to him, and I asked him, so how's it going? जब से रामबाग पैलेस को #1 award मिला है, आपकी दुकान पे क्या impact आया है? You know what he told me? He said, अरे सर, आपको क्या बताऊँ? मेरा सबसे बड़ा high sales तो है ही. अंग्रेज बहुत आते हैं, जयपुर है, प्लस टॉप मोस्ट होटल है. He said celebrity sightings बहुत ज़बरदस्त हैं. He said मेरे यहाँ से आमिर खान और उनकी वाइफ बहुत सामान खरीद के लेके गए हैं. सुंदर पिचाई and his mother came here and he was telling me किस्सा कि सुंदर पिचाई's mother was haggling with him कि नहीं ठीक लगाओ, and सुंदर पिचाई walked in and he said आप ये दीजिए, my assistant will take care of it. Now the point, and he was showing me all the pictures. I was thinking that, wow, do you imagine what happened here? He's talking about celebs who are traveling the world, who have all types of exquisite collection of jewelry and stuff that comes to their house, who came to Rambagh Palace because they wanted to experience this great hotel. And then they found value in this particular shop, right? That added value to their life. Now forever, the celeb is going to remember, or the customer is going to remember, that ये वाली ज्वेलरी हम रामबाग पैलेस से लाए थे, ये वाला हैंडीक्राफ्ट हमने रामबाग पैलेस से खरीदा था. तो दिस एड्स इनटू होटल्स सेकंड कोर value that they want to bring to their guests. So that means either you bring revenue to the business who you want to collaborate with in their core business, or you bring value to them in an area where they believe already it is a target for them to bring value.
अगर आप इन दोनों में से कुछ भी करते हैं तो आप ये कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, वो आपके दोस्त भी हैं. पर अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू अलाइन, इफ दे डोंट अग्री दैट दे अलाइन विद यू, this collaboration will mean nothing. 99.9% you'll end up wasting your time. You'll keep going round and round saying कि मेरे से कभी कभी टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स आके बोलते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप होने वाली है. और मैं आज से 10 साल पहले मैं भी एक्साइटेड हो जाता था खुद के लिए भी, मैं भी उन्हीं में से एक था. पर बहुत साल करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट डजंट केयर. एंड इट्स नॉट बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज बिग एंड माइक्रोसॉफ्ट इज बैड. इट्स बिकॉज I am not contributing to their core. And I can tell you that the day I started contributing to their core, actually Microsoft became a friend. So I saw both the things. So second type of collaboration is दो छोटे लोग अपनी गाड़ी एक साथ जोड़ लेते हैं. मैं उसको बोलता हूं कि दो लंगड़े 3-legged रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं और 2-legged रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं by collaborating with each other. Almost always fails. Almost. Not because you are small, not because there was a lack of resource. Purely because आप जब कोलैबोरेशन करते हैं तो आइडियली वो कोलैबोरेशन जब आप छोटे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होनी चाहिए. उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आप ऑलरेडी क्वालिटी और सर्विस की बैटल फाइट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की, सर्विस की, क्वालिटी की बैटल फाइट कर रहे हैं. I want my partner to cover something for me that I don't have. And I want to cover something for them that they don't have. This is basic hygiene. Symbiotic creation is important. अगर आप अपने सामने वाले से कोलैबोरेट, और हम सब कोलैबोरेशन जनरली कैसे करते हैं, मेरे पास आज भी, and it surprises me at times, मेरे पास आज भी ऐसे सप्लायर्स आते हैं कभी कभी ट्रेड शोज में, कॉन्फ्रेंसेस में. जैसे भी रिसेंटली कोई मेरे पास आया और उसने मेरे को आके बहुत पैशनेटली, लाइक सम आई वाज इन आई डोंट रिमेंबर, either in Dubai or US, and somebody just walked up to our booth and very passionately pitched a product, like a hardware product that saves energy, gas. So उसने बोला कि कमर्शियल सिलेंडर यूज होता है रेस्टोरेंट्स में, एंड आवर प्रोडक्ट रिड्यूसेस द वेस्टेज बाय 20-25%, which was significant wastage saved. And he said this brings in a great revenue. By the way, don't get me wrong, I saw their booth completely full of people, right? There was no problem, right? And this guy said, well, we want to collaborate with you. I smiled and I said, how? He said, well, you have restaurant customers. I said, yes. He said, so why don't you just sell our product? I said, okay. And what is in it for me? He said, well, we will give you revenue. I said, how much does your product cost? He said, oh, our product is very cheap. I was like, dude, you're calling your product cheap, and then you want to share cheap revenue, a part of cheap revenue with me, and my product is not cheap. How does it matter? He said, well, I mean, I can see you have chains. I said, yes. He said, so if you crack one customer, 1,000 multiplied by cheap revenue is also big revenue. So I laughed and I said, no, I was just testing you. Sorry, we cannot collaborate. This guy was shocked. He was like, oh wow, like you are saying straight no. I said, boss, the problem is not that whether this revenue is meaningful or not, or whether I want to help you or not. Problem is that our customers take our word for technology and for the area of impact that we have. I should not tell them what to use for a burner, and I don't think they should listen to me. And I also think it is intrusive. And above all, we don't even talk to that department. So actually, I don't talk to your buyer unless you tell me CIO nowadays is buying burners. He said, of course not. And I said, so I'm so sorry. And I can tell you, I felt very good doing this. Very, very good. I'll tell you why. I have been that guy. I have, in my first 3 years of Possessed,
I have not only made plans, I have legit tried talking to interior designers, restaurant furniture guys, people who sell pin to plane to restaurants, namak bechne wale. I remember once I was talking to somebody who used to supply noodles of a certain brand to 70-80% hotels and restaurants in Delhi. And I was like, uncle, aap hamara product promote kara dijiye. And I saw quizzical looks, which I could not process because I thought, kaise uncle hai? Madad nahi kar rahe. But over years, I realized that actually he could have done a much better service to me by explaining to me that he's not going to help me and why he cannot help me. Right? So I don't know what this guy felt, who was selling the burners, but I in my head felt very good because I thought that I saved somebody's time and probably gave them perspective, which will also help them understand कि ये कोई मदद क्यों नहीं कर रहा मेरी, क्योंकि मदद नहीं कर सकते आप, मेरे से अलाइन नहीं हो, मैं आपके बायर से बात नहीं करता हूँ, एंड ये बस दो लंगड़े भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच ये है कि आपका बर्नर नहीं बिक रहा है इसलिए आप मेरे पास आ रहे हो, मैं भी अपने कस्टमर ढूंढ रहा हूँ. हम में से किसी एक की प्रॉस्पेरिटी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, या हमारा कोलैबोरेशन इतना सिम्बाइटिक होना चाहिए दैट इट शुड जस्ट बिकम लाइक वेरी नॉर्मल, it should actually become a collaboration which both the parties look forward to so much. वो दो जिसमें एक जान अगर हो जाए तो ठीक है. अगर आपका प्रोडक्ट दोनों फिट हो जाए और ऐसा फिट हो जाए कि आपको लगे कि बॉस तेरे को इंट्रोड्यूस करने से हमारा भला हो रहा है और हम जहां जा रहे हैं वहां तेरा भला हो रहा है, दैट इज ग्रेट. अदरवाइज पार्टनरशिप्स, चैनल नेटवर्क, रीसेलरशिप, कोलैबोरेशन, it's all a waste of time, doesn't work for both parties, and most of the time if you are the needy party, it can kill you. I hope ये answer, ये opinion, ये thought आपको relatable लगा होगा, या हो सकता है ना भी लगा हो. I would want to know your reaction in comments. अगर इस आंसर के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं या कुछ सवाल हैं, या इस thought को आप चाहते हो that I expand it in any way, how you feel about this, leaving a comment for me is going to be the fuel to make the next one. Thank you.